Audio Jungle. Hi everyone and welcome back to another episode of Daily Market Rundown जहाँ पर हम डिस्कस करते हैं about all the important major news and events that has happened in the market today. और आज भी हम ऐसे ही 5 important market updates की बात करने वाले हैं तो एक एक करके हम डिटेल में अपडेट्स को समझेंगे एंड सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस के बारे में जो कि अब $100 पर बैरल से भी ऊपर जा चुके हैं. सेकेंडली हम बात करेंगे क्रैश के बारे में. तो आज हमें 3 बैंक स्टॉक्स में काफी ज्यादा एक गिरावट देखने को मिली जिसमें से पहला है आईडीबीआई बैंक, देन वी हैव फिनो पेमेंट बैंक्स एंड देन वी हैव बंधन बैंक. तो इन तीनों के ही क्रैश का रीजन हम डिस्कस करेंगे एंड फर्दर क्या इम्पैक्ट है वो भी हम डिस्कस करेंगे एंड लास्टली हम बात करेंगे अडानी टोटल गैस के शेयर्स के बारे में जिसमें हमें लास्ट 2 सेशन से एक करेक्शन देखने को मिल रहा है. तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी पहली न्यूज से और बात करते हैं ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस के बारे में, उसमें जो तेजी आई है उसके बारे में. अब ये सब कुछ हुआ है जब यूएस ने अटैक किया है खार आइलैंड पे और ये अटैक ईरान के एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑयल एक्सपोर्ट हब पर हुआ है जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट में जो टेंशंस हैं वो और बढ़ गई हैं. ऑयल प्राइसेस की मैं अगर बात करूं तो इस सब के बाद ब्रेंट क्रूड अराउंड $106 पर बैरल तक पहुंच गया था एंड डब्ल्यूटीआई $100 तक ऑलमोस्ट. एंड मंडे मॉर्निंग आज की हम बात करें तो इट वाज अराउंड $104 पर बैरल ब्रेंट क्रूड एंड डब्ल्यूटीआई क्रूड वाज अराउंड $97 पर बैरल. तो ऑयल सप्लाई में ये जो बहुत बड़ी स्पाइक है ये हमें ग्लोबल एनर्जी सप्लाई डिस्ट्रप्शन का जो फियर है उसकी वजह से दिखी. अब खार आइलैंड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो नॉर्मल ऑयल फैसिलिटी नहीं है ये ईरान का एक मेन ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल है. अब यहाँ से लगभग 90% ईरान का क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट होता है और इसीलिए अगर इस फैसिलिटी को डैमेज होता है तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई इंपैक्ट हो सकती है और इसी रिस्क की वजह से मार्केट्स इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं. हालांकि यूएस ने ये कंफर्म किया है कि स्ट्राइक मिलिट्री टारगेट्स पर की गई थी और ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंटेंशनली डिस्ट्रॉय नहीं किया गया था. साथ ही में सिचुएशन और सीरियस इसलिए हो गई है क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वहां से शिपिंग अब ड्रामेटिकली बहुत कम हो गई है क्योंकि नॉर्मली जैसे हमने पहले भी काफी वीडियोस में बताया है कि 20% ऑयल सप्लाई इस रूट से होता है ऑफ द ग्लोबल सप्लाई. बट कंफ्लिक्ट के बाद ओनली 5 शिप्स पर डे ही यहाँ से पास हो पा रहे हैं एंड नॉर्मल डेज में लगभग 138 शिप्स डेली यहाँ से क्रॉस करते थे. रीजन में कुछ कमर्शियल व्हीकल्स पर अटैक भी रिपोर्ट हुए हैं जिसकी वजह से फुल स्केल सप्लाई डिस्ट्रप्शन का फियर और ज्यादा बढ़ गया है. अब इस जियोपॉलिटिकल टेंशन के बढ़ने की वजह से इसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट में भी हम देख पा रहे हैं. ऑब्वियसली इंडिया में इट इज ऑल्सो विजिबल टू अस एंड यूएस में भी डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, एस&पी 500, नैस्डैक कंपोजिट, इन्वेस्टर्स बहुत कॉशियस हो गए हैं. इसकी वजह से तीनों ही रेड में क्लोज हुए. एंड ऑयल प्राइसेस की अगर मैं बात करूं तो मेजरली ऑयल प्राइसेस इसलिए ही बढ़ रहे हैं क्योंकि कंफ्लिक्ट के चलते ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट डिसरप्ट हैं, शिपिंग रूट्स ब्लॉक हो सकते हैं आगे और भी एंड ग्लोबल एनर्जी सप्लाई बहुत टाइट हो सकती है. तो यूएस ने जो अटैक किया है खार्ग आइलैंड पे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का भी जो भी चल रहा है उसकी वजह से भी यही सिचुएशन है कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रप्शंस आगे हो सकती हैं जिसकी वजह से जिस फियर की वजह से बेसिकली ऑयल प्राइसेस इतना ज्यादा बढ़ रहे हैं. अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द न्यूज ऑफ आईडीबीआई बैंक. तो आईडीबीआई बैंक के शेयर्स में भी काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है जब ये रिपोर्ट आई कि गवर्नमेंट बैंक की जो प्लान स्टेक सेल थी वो कैंसिल हो सकती है. अब अर्ली ट्रेड में स्टॉक अराउंड 15% तक गिर चुका था एंड ये फॉल तब आया जब ये रिपोर्ट्स आई कि पोटेंशियल बायर्स ने जो फाइनेंशियल बिड सबमिट किए थे वो गवर्नमेंट को रिजर्व प्राइस से काफी कम लगे एंड इंडिया गवर्नमेंट और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एलआईसी से मिलकर अपनी मेजॉरिटी स्टेक बेचने के लिए प्लान बनाया था एज अ पार्ट ऑफ द डाइवेस्टमेंट डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी. एंड प्रपोज डील की अगर डिटेल्स की बात करें तो टोटल स्टेक सेल वाज अराउंड 60.72% जिसमें से गवर्नमेंट स्टेक 30.48% है एंड एलआईसी का स्टेक 30.24% है. अब ये प्रोसेस अक्टूबर 2022 में स्टार्ट हुआ था जब गवर्नमेंट ने पोटेंशियल इन्वेस्टर्स से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इनवाइट किया था. उसके बाद बहुत सारे बिडर्स को शॉर्टलिस्ट किया गया, सिक्योरिटी क्लियरेंसेस की गई, बैंक की ड्यू डिलिजेंस भी कंप्लीट की गई. लेकिन फरवरी 2026 में जो फाइनेंशियल बिड्स आए वो रिपोर्टेडली रिजर्व प्राइस से नीचे थे जिसके बाद ये सेल कैंसिल होने की पॉसिबिलिटी भी डिस्कस हो रही है. अब रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर मैं बिड्स की बात करूं कि बिड्स किसने सबमिट किए तो उसमें एक नाम है फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स जिससे लीड करते हैं प्रेम वत्सा एंड एमिरेट्स एनबीडी. लेकिन इन कंपनीज के ऑफर्स गवर्नमेंट की वैल्यूएशन एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पाए.
अभी आईडीबीआई बैंक की ओनरशिप की बात करें तो गवर्नमेंट के पास 45.48% स्टेक है एंड एलआईसी के पास 49.42% है, मतलब दोनों मिलाकर 94.7% बैंक कंट्रोल करते हैं। अब स्ट्रैटेजिक सेल का जो ऑब्जेक्टिव था वो मेनली ये था कि मैनेजमेंट कंट्रोल एक प्राइवेट स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर को ट्रांसफर किया जाए एंड इन्वेस्टर का एक्सपेक्टेशन था कि जो सेल है उससे बैंक का वैल्यूएशन अनलॉक हो सकता है और मैनेजमेंट एफिशिएंसी भी इंप्रूव हो सकती है। बट अगर सेल कैंसिल होगा तो जो डिसइन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेशन थी वो वीकेंड हो जाएंगी, स्टॉक का पोटेंशियल री रेटिंग डिले हो जाएगा, मार्केट सेंटिमेंट बहुत नेगेटिव हो सकता है और इसी अनसर्टेनिटी की वजह से आज हमें बहुत ज्यादा शार्प सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट न्यूज़ फॉर टुडे, जहां पर हम बात करेंगे कि फिनो बैंक्स के स्टॉक हमें क्यों गिरते हुए दिखे एंड यहाँ पर मेनली 16% तक इस स्टॉक में हमें क्रैश देखने को मिला। एंड न्यूज़ ये आई कि बैंक से लिंक कुछ ऑनलाइन गेमिंग ट्रांजैक्शंस पर एक रेगुलेटरी स्क्रूनिटी हो सकती है एंड मेनली ये जो डेवलपमेंट्स हैं ये तब सामने आए जब बैंक ने रिसेंटली ये डिस्क्लोज किया था कि उसके एमडी और सीईओ ऋषि गुप्ता को डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस ने 27 फरवरी को अरेस्ट किया था। अरेस्ट सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट और स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट के प्रोविजंस के अंडर किया गया था। अब स्टॉक में गिरावट के बाद फिनो पेमेंट बैंक ने ये क्लैरिफिकेशन दिया कि बैंक ईडी के इन्वेस्टिगेशन के अंडर नहीं है, सिर्फ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस हैदराबाद इन्वेस्टिगेशन कर रहा है एंड प्रोब कुछ प्रोग्राम मैनेजर्स और मर्चेंट से रिलेटेड है, बैंक डायरेक्टली टारगेट में नहीं है। बैंक ने ये भी कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर इन्वेस्टिगेशन की बात कर रही हैं वो पूरी तरीके से गलत और स्पेक्युलेटिव है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग स्क्रूनिटी कुछ ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म से लिंक ट्रांजैक्शंस पर हो सकती है, लेकिन बैंक ने इस चीज को स्ट्रांगली डिनाई किया है। बैंक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट गेमिंग और बेटिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं है और कुछ प्रोग्राम मैनेजर्स और मर्चेंट मल्टीपल बैंक्स के साथ ऑपरेट करते हैं, सिर्फ फिनो के साथ नहीं करते हैं। साथ ही में इसे इन्वेस्टिगेशन एक्सटर्नल पार्टनर्स और मर्चेंट्स तक लिमिटेड बताई जा रही है। ऑल्सो रेगुलेटरी कंसर्न्स के बावजूद बैंक ने रीसेंट अपडेट्स में कुछ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ भी दिखाई थी, लाइक द डिपॉजिट बैलेंस ऑल्सो लास्ट 2 वीक्स में डिपॉजिट में 9% की ग्रोथ भी हुई है, एवरेज 10,000 न्यू अकाउंट्स पर डे ऐड हो रहे हैं एंड दिसंबर 2025 तक प्रमोटर्स का स्टेक 75% था लगभग इन फिनो पेमेंट बैंक। बैंक के क्लैरिफिकेशन के बाद इन्वेस्टर्स काफी कॉशियस हुए। रेगुलेटरी रिस्क का डर है, सीईओ की अरेस्ट अंडर जीएसटी इन्वेस्टिगेशन है, रेपुटेशन और कंप्लायंस कंसर्न्स भी हैं। तो इस टाइप की जो न्यूज़ होती है वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट टर्म अनसर्टेनिटी क्रिएट कर देती है, स्पेशली फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स में। Now let's move to our next news for today, which is about Bandhan Bank and Bandhan Bank के शेयर्स में भी आज काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली। 7%, अगर पूरे दिन की मैं बात करूं तो इट वाज मोर देन अबाउट 12% एंड इसके साथ ये बीएसई मिड कैप इंडेक्स का टॉप लूजर में से एक बन गया। स्टॉक में गिरावट तब आई जब ये रिपोर्ट सामने आई कि बैंक की जो प्रमोटर एंटिटी है उसने कुछ स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रही हैं जिसमें स्टेक सेल या आईपीओ लॉन्च करना शामिल हो सकता है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि बंधन बैंक की प्रमोटर एंटिटी है उसने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक जेफरीज को हायर किया है। जेफरीज को कुछ स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस इवैल्यूएट करने को कहा गया है, जैसे कि प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स को स्टेक बेचना, प्रमोटर एंटिटी का आईपीओ लॉन्च करना एंड इसका मेन ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को एग्जिट का ऑप्शन देना। अब प्रमोटर एंटिटी में कुछ अर्ली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स काफी सालों से इन्वेस्टेड हैं, जैसे कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जीआईसी, और ये इन्वेस्टर्स अब अपनी होल्डिंग्स मोनेटाइज करने का प्लान बना सकते हैं और अभी प्रमोटर ग्रुप एंटिटीज के पास लगभग 39.74% स्टेक है बंधन बैंक में। अगर स्टेक सेल या आईपीओ होता है तो प्रमोटर अपनी शेयर होल्डिंग ग्रेजुअली रिड्यूस कर सकता है। ये मूव रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से भी लिंक्ड है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बैंकिंग नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बैंक प्रमोटर्स को टाइम के साथ अपनी स्टेक ग्रेजुअली रिड्यूस करनी पड़ेगी ताकि बैंक का ओनरशिप डाइवर्सिफाइड हो या फिर गवर्नेंस इंप्रूव हो। इसलिए स्टेक सेल या आईपीओ से जो प्रमोटर है वो रेगुलेटरी कंप्लायंस को मीट कर सकते हैं। साथ ही में इन्वेस्टर्स को एग्जिट का रूट मिल सकता है, ओनरशिप स्ट्रक्चर ऑप्टिमाइज हो सकता है और इस साल एक और डेवलपमेंट भी हुआ जहां पर आरबीआई ने एसबीआई म्यूचुअल फंड को बंधन बैंक में अप टू 9.99% स्टेक एक्वायर करने का भी अप्रूवल दिया। मार्केट ने इस न्यूज पर नेगेटिव रिएक्शन इसलिए दिया क्योंकि मार्केट में एक लार्ज शेयर सप्लाई का फियर बना हुआ है, शॉर्ट टर्म सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, ओनरशिप रीस्ट्रक्चरिंग को लेकर भी अनसर्टेनिटी है। हालांकि ये भी ध्यान देने वाली बात है कि बंधन बैंक का स्टॉक पिछले एक साल में लगभग 30% बढ़ चुका है। सो लेट्स सी कि फर्दर चीजें कैसे मूव होती हैं एंड नाउ लेट्स मूव टू आवर लास्ट न्यूज फॉर टुडे, जहां पर
हम बात करेंगे अबाउट अडानी टोटल गैस, जिसने पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में काफ़ी शार्प करेक्शन दिखाई है। स्टॉक लगभग 13% तक गिर गया, जबकि इससे पहले वीक में शुरू में स्टॉक में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रैली आई थी। अब 10th मार्च से 12th मार्च के बीच में स्टॉक लगभग 30% तक बढ़ा, लेकिन उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग और कुछ नेगेटिव ट्रिगर्स की वजह से बहुत हेवी सेलिंग देखने को मिली। अगर मैं आज की बात करूं तो स्टॉक में बहुत ज्यादा प्रेशर देखने को मिला। निफ्टी 50 के मुकाबले स्टॉक बहुत अंडर परफॉर्म किया एंड स्टॉक में गिरावट का एक मेजर रीजन था कंपनी का इंडस्ट्रियल कस्टमर के लिए एक्सेस नेचुरल सप्लाई को प्राइस रिड्यूस करना। कंपनी ने प्राइस कट किया 119.90 पर एससीएम से 82.95 पर एससीएम कर दिया, यानी कि स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स। अब ये नया प्राइस आज से इफेक्टिव हो गया है और प्राइस कट का जो रीजन है वो ये है कि अपस्ट्रीम नेचुरल गैस प्राइसेस बहुत सॉफ्टन डाउन हो गए हैं, जिसका बेनिफिट कंपनी ने कस्टमर्स को पास ऑन किया। अडानी टोटल गैस के अकॉर्डिंग प्राइस रिविजन का मेनली ऑब्जेक्टिव है कि कस्टमर्स को लोअर गैस कॉस्ट का बेनिफिट मिले, गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्टेबिलिटी मेंटेन हो और सप्लाई कॉन्स्ट्रेंट्स के टाइम पर फेयर गैस एलोकेशन इंश्योर हो। लेकिन मार्केट के पर्सपेक्टिव से प्राइस कट का इम्पैक्ट उनके मार्जिन पे पड़ सकता है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स बहुत कॉशियस हुए। एंड एनर्जी मार्केट्स में जो वोलेटिलिटी है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल टेंशंस गोइंग ऑन, पर्टिकुलरली डोनाल्ड ट्रम्प से लिंक्ड यूएस एक्शंस और ईरान के साथ जो बढ़ती हुई टेंशन है उसकी वजह से ग्लोबल एनर्जी सप्लाई बहुत अनसर्टेन हो गई है। अब रिसेंट करेक्शन से पहले जब स्टॉक बढ़ रहा था वो इसलिए था क्योंकि इंडिया में नेचुरल गैस की डिमांड बढ़ रही है, एलपीजी शॉर्टेज हो रही है, वेस्ट एशिया में एनर्जी सप्लाई डिस्ट्रप्शंस हैं और इसकी वजह से जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनकी डिमांड एक्सपेक्टेशंस को बहुत ज्यादा बूस्ट मिल सकता है। अब रीसेंट फॉल इसलिए है क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग देन द इंडस्ट्रियल गैस प्राइस का जो कट अनाउंसमेंट हुआ उसकी वजह से जब भी कोई स्टॉक शॉर्ट टर्म में बहुत तेजी से रैली करता है तो छोटे नेगेटिव ट्रिगर से भी एक बहुत शार्प करेक्शन आ सकता है और वही हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। And these were all the 5 news we needed to cover in today's video. And thank you so much for watching. Do like and share our video and subscribe to our channel as well so that you do not miss any other updates which we give on daily basis. Thank you so much for watching and I'll see you in the next video with another important market updates.